Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about our next topic which is lipids. कि हमारा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 2 जो हमारा कंटिन्यू है एमडी कैट का, उसमें जो हमारा टॉपिक है लिपिड्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि व्हाट आर लिपिड्स और उसके जो लिपिड्स के आगे जो कैटेगरीज हैं जिसमें डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हैं, जैसे असाइल ग्लिसरोल्स वगैरह, फॉस्फोलिपिड्स हैं, वैक्सीज हैं, टर्पिनॉइड्स वगैरह, उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम कुछ लिपिड्स के बारे में देखेंगे और उसकी जो एक कैटेगरी है असाइल ग्लिसरोल्स, इसको डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट इसकी जो टर्म्स हैं उनको जो हम कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड्स की कि व्हाट आर लिपिड्स। इसकी सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिपिड्स जो हैं ये हेट्रोजीनस कंपाउंड्स हैं, हेट्रोजीनस कंपाउंड्स related to fatty acids। ठीक है जी, ये एक बात कि these are the heterogeneous compounds related to fatty acids। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बता रहा हूँ कि जो लिपिड्स हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये सॉल्युबल किस में है? अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो उनमें जो है ये सॉल्युबल हैं। इसके अलावा दीज आर द हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में टर्म्स हैं जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स जो हैं ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं जो कि फैटी एसिड से रिलेट करते हैं, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ हैं, इस तरह ये भी और ये भी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होने की वजह से ये अवे रहते हैं वाटर से, अवे फ्रॉम वाटर। यही वजह है कि ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो हमारी बॉडी में मोस्टली अगर हम बात करें तो जैसे एडिपोस टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में, एडिपोसाइट सेल्स हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। हमारी जो इसके अलावा एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में ये जो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनके अंदर लिपिड्स बहुत से पाए जाते हैं, सीड्स के अंदर जो है वो ये मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये भी है कि जो लिपिड्स होते हैं इनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर होती है लिपिड्स के अंदर। वो किस तरह से कि जो लिपिड्स होते हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था कि उसमें प्रोपोर्शन था CHO, इन 3 एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है, जिसमें अगर हम देखें तो इसका जो इसकी हाइड्रोजन की अमाउंट है वो डबल है इन दोनों से। अब अगर हम लिपिड की बात करें तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसका जो प्रोपोर्शन है, इसका जो पोर्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। के अगर हम इन 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो लिपिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, जिसकी वजह से CH बॉन्ड जो है इसकी ज़्यादती की वजह से जो लिपिड्स हैं वो अपने अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो MCQ पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो लिपिड्स हैं वो अपने अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं। तो वो हमारे पास है CH बॉन्ड, कि जो CH की ज़्यादती की वजह से जो CH की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है लिपिड्स के अंदर, जिसकी वजह से वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी एक जो कैटेगरी है जैसे कि असाइल ग्लिसरोल है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये कुछ मेन फीचर्स थी लिपिड्स के लिहाज से। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं अपने असाइल ग्लिसरोल को।
असाइल ग्लिसरॉल अगर हम देखें तो इट्स अ कैटेगरी ऑफ लिपिड। अब ये इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो है ग्लिसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड्स। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है असाइल ग्लिसरॉल, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक है ग्लिसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड्स। जो असाइल ग्लिसरॉल है इसका मोस्ट कॉमन एब्रीवेटेड जो यूज़ किया जाता है वो है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ये मोस्ट कॉमन है। अब इसमें है क्या, इसमें 3 फैटी एसिड्स हैं, 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल। जब 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मिलेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टिंग बनेगा वो बनेगा ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। इस ट्राई असाइल ग्लिसरॉल को अल्टरनेटली ट्राई ग्लिसराइड भी बोला जाता है। या इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी बोलते हैं, न्यूट्रल लिपिड। ठीक है जी, ये न्यूट्रल लिपिड्स की क्लास में से भी आता है। असाइल ग्लिसरॉल जो कि दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। मोस्ट कॉमन इसका जो है वो है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसमें 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल, एक ग्लिसरॉल का। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल को ट्राईग्लिसराइड भी बोला जाता है और इसका अल्टरनेटली इसको न्यूट्रल लिपिड्स भी बोला जाता है, यानी कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है ये न्यूट्रल लिपिड भी कहलाता है। अब फर्दर अगर हम देखें तो केमिकली अगर हम बात करें तो केमिकली हम असाइल ग्लिसरॉल को किस तरह से यानी कि डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो केमिकली अगर हम बात करें तो केमिकली असाइल ग्लिसरॉल्स कैन बी डिफाइंड एज ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। यानी कि केमिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो केमिकली हम इस तरह से असाइल ग्लिसरॉल को डिफाइन करते हैं कि दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। अब ये क्या बात है, अगर हम ईस्टर की बात करें कि ईस्टर की, यहाँ पे वर्ड आया ईस्टर। ईस्टर जो है ये कंपाउंड है, ईस्टर इज अ कंपाउंड। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो किस वक्त बनता है, जब अल्कोहल रिएक्ट कर जाए एसिड के साथ और H2O की एलिमिनेशन हो, तो इससे जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है उसे हम ईस्टर का नाम देते हैं। यानी कि अल्कोहल और एसिड इन दोनों के मिलने से जब एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है वो होता है ईस्टर कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एक अल्कोहल है C2H5OH, ये हमारे पास अल्कोहल है। अब हमने कहा कि ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड है जो अल्कोहल और एसिड के रिएक्ट करने से बनता है। तो ये हमारे पास आ गई अल्कोहल, इसको हम रिएक्ट करवा देंगे एक एसिड के साथ। वो एसिड हम यूज़ कर लेते हैं एसिटिक एसिड, जिसका जो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है CH3COOH। ये हमारे पास आ गया एसिटिक एसिड। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्ट करने से जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो होगा ईस्टर और H2O की एलिमिनेशन होगी। अब जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि C2H5OCO। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसके बाद फर्दर हमारे पास जो है वो आ जाएगा CH3। ये हमारे पास आ गया रिजल्टिंग कंपाउंड और H2O। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास सी अल्कोहल, ये हमने अल्कोहल ली, इसको रिएक्ट करवाया एसिटिक एसिड के साथ, जो रिजल्टिंग कंपाउंड बना ये हमारे पास बन गया ईस्टर और ये हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो गया। अब ये सारा रिएक्शन कैसे हुआ, यहाँ से अगर आप देखें तो अल्कोहल का OH इसने रिएक्ट किया
इस H के साथ, यहाँ से OH, अल्कोहल ग्रुप का OH, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, जब ये दोनों आपस में मिले तो बन गया H2O। इसकी एलिमिनेशन होगी और रिजल्टिंग कंपाउंड का आपस में बॉन्ड बन गया, तो ये हमारे पास आ गया ईस्टर। यानी कि इन जनरल दूसरी बात हम ये करेंगे कि अल्कोहल का OH ग्रुप रिएक्ट करेगा जो एसिड है उसके H ग्रुप के साथ, तो रिजल्टिंग जो बनेगा वो H2O बनेगा जो एलिमिनेट होगा, और फर्दर हमारे पास एक ईस्टर कंपाउंड आ जाएगा। तो ये बात उसने की कि केमिकली असाइल ग्लिसरॉल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स, कि अल्कोहल और एसिड को जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो उससे जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ईस्टर। तो वो इस तरह से बनेगा। अब अगर हम फर्दर बात करें तो फैटी एसिड जो हैं ये भी क्या है कि जो हमारे असाइल ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है इनके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब वो किस तरह से, कि जैसे मैंने बात की कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, यहाँ पे अगर हम बुक पे देखें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो शो है जिसमें 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल अरेंज है, और इंजाइमेटिक रिएक्शन से जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड बन रहा है वो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है और H2O की एलिमिनेशन है, और जो बॉन्ड बन रहा है वो ईस्टर बॉन्ड है, ईस्टर लिंकेज है। तो इसको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी भी आप जो है वो अपने जब आपने FSC की तो उसमें जो आप पढ़ चुके होंगे अपने फर्स्ट ईयर में ये सारी बातें। हम फर्दर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखें असाइल ग्लिसरॉल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वो ये हैं कि जो फैटी एसिड्स हैं इसमें जो कार्बन नंबर होती है, कार्बन रेंजिंग, वो इवन फॉर्म में होती है, इवन फॉर्म। यानी कि जो कार्बन्स होते हैं फैटी एसिड्स के, यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि CH2, 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 CH3, इस तरह से ये जो कार्बन्स की अमाउंट है ये इवन फॉर्म में होती है, और कहाँ तक होती है, 2 to 30। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है कि फैटी एसिड्स जो है इनमें जो कार्बन की अमाउंट है उसकी रेंजिंग जो है वो 2 to 30 होती है, इवन फॉर्म में, ऑड फॉर्म में, होल नंबर में होते हैं, तो ये इवन नंबर में होते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें, फैटी एसिड्स की बात अगर हम करें अब फैटी एसिड्स जो हैं उनकी 2 क्लासेस आगे से निकलती हैं उनकी बॉन्डिंग के लिहाज से। जो कार्बन एटम्स में जो बॉन्डिंग है उसके लिहाज से इसकी आगे से 2 क्लासेस निकलती हैं, जिसमें एक हमारे पास आ जाती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है जी, ये आगे हमारे पास आ गई 2 क्लासेस। अब अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता। जबकि अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो इनमें या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है जी, यानी कि ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो होंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें डबल या डबल से ऊपर ट्रिपल बॉन्ड हो या अप टू 6 डबल बॉन्ड हो तो वो जो है वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये आपने MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें जो है वो याद रखनी है कि इस पे भी MCQ पूछ लिया जा सकता है और इस टर्म पे भी MCQ पूछ लिया जा सकता है। अब इनके बारे में और क्या क्या बताया जाता है वो इस तरह से कि अगर आप अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की फर्दर बात करें तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये लिक्विड होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये सॉलिड होते हैं और किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है जी, अब जैसे अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड जो है ये ऑयल होते हैं सारे। तो फैटी एसिड्स की हमारे पास 2 टाइप्स आ गई, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड वो हो गए जिसमें सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड वो हो गए जिसमें डबल बॉन्ड है या तो डबल बॉन्ड से ऊपर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड
लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस जो कि ऑयल है। इसके अलावा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये सॉलिड हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस विच इज़ अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जिसे हम बायोलॉजिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो लिक्विड ऑयल है ये पाए जाते हैं मोस्टली इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है जी, ये बातें आपने याद रखनी है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लिक्विड है ऑयल ये एक्सट्रैक्ट होते हैं मोस्टली इन प्लांट्स में से, और जो सॉलिड हैं ये होते हैं एनिमल्स के, एनिमल फैट्स। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस टॉपिक से फैटी एसिड्स के, जो मैंने आपको ये बता दी कि लिक्विड ऑयल है और ये प्लांट्स के अंदर होंगे, ज़्यादा प्लांट्स से हासिल होते हैं, और जो सैचुरेटेड हैं ये सॉलिड और ये ज़्यादा हमें एनिमल फैट से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, कुछ होते हैं जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, कुछ होते हैं जो ब्रांच्ड चेन में होते हैं, और कुछ होते हैं जो रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, जिनका रिंग्ड स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है कि कौन से स्ट्रेट चेन है, कौन से ब्रांच चेन है और कौन से रिंग्ड चेन में है या रिंग स्ट्रक्चर में है। स्ट्रेट चेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट चेन जो है वो होते हैं एनिमल्स के, एनिमल्स फैट्स, एनिमल फैट्स आर इन स्ट्रेट चेन, जबकि जो प्लांट्स के हैं वो होते हैं ब्रांच्ड और रिंग्ड। ठीक है जी, ये भी एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि जो एनिमल फैट्स हैं वो ब्रांच चेन में होते हैं या रिंग चेन में होते हैं या स्ट्रेट चेन में होते हैं, तो वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। प्लांट्स के जो हैं वो ब्रांच्ड में होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनका मोस्टली। इसके अलावा अगर हम बात करें अब जो फैट्स हैं, फैट्स क्योंकि होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल की और बात करें साथ, तो ऑयल जो है ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों जो हैं इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है 0.8, जो कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से बहुत लो है। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से बहुत लो है। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो फैट्स और ऑयल्स हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 0.8, और ये किससे लो है? वाटर से लो है। ठीक है, यही वजह है कि जो फैट्स और ऑयल्स वगैरह हैं ये वाटर के अंदर जो है वो मिक्सअप नहीं होते, और एक और भी इनकी वजह ये है कि वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस रखते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर जो है वो मिक्सअप नहीं होते। तो यह हमने जो है वो देखा इनका कि इनमें जो डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है उसके लिहाज से हमने इसको देखा। इसके अलावा हमने इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज चेक की। अब जो है हम बात करेंगे इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और सॉल्युबिलिटी है उसकी बात करेंगे। अब जो फैटी एसिड्स हैं हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है जी, इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो फैटी एसिड्स हमारे पास जो है वो गिवन है, जैसे कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा ब्यूटेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड अलॉन्ग विद ऑलिक एसिड। ठीक है जी, अब जो एसिटिक एसिड है इसमें कार्बन की अमाउंट होती है 2, जिसका मतलब है C2। ब्यूटेरिक एसिड में कार्बन होते हैं 4, C4,
और जो पाल्मिटिक एसिड है इसमें कार्बन होते हैं 16 और ऑलिक एसिड में कार्बन होते हैं 18। अब हमें सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट का इनके कार्बन्स की अमाउंट से पता चलेगा। जितनी कार्बन की रेंज ज़्यादा होगी, जितनी कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होगी, उतना ही जो फैटी एसिड है वो सॉल्युबल होगा और उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जितनी कार्बन की अमाउंट कम होगी उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर यहाँ से आप देखें, एसिटिक एसिड से आप शुरू करें, इसमें कार्बन है 2 और नीचे आते आते कार्बन हो गए 18। इसका मतलब ये है कि एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑलिक एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है और सॉल्युबिलिटी है इससे बहुत लो है। क्यों? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि जो सॉल्युबिलिटी है और मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करते हैं उसके कार्बन की अमाउंट के ऊपर। जितनी कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना ही जो फैटी एसिड है वो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ये आगे हमारे पास एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड। अब आप C2 से शुरू में हैं और C18 तक जा रहे हैं। C2 पे आप देखें तो कार्बन की अमाउंट सिर्फ 2 है और C18 पे देखें तो इसमें 18 कार्बन है। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ रहा है और जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमारा जो कार्बन की अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे कार्बन की अमाउंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट है और सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिखा होगा पॉइंट कि पाल्मिटिक एसिड C16 इज़ मच मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैन ब्यूटारिक एसिड C4। तो यही वजह है कि जो पाल्मिटिक एसिड है उसमें कार्बन 16 है जबकि जो ब्यूटारिक एसिड है उसमें कार्बन 4 हैं। तो जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा और उसका उतना ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जैसे आगे लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज 63.1 डिग्री सेल्सियस एज अगेंस्ट -8 डिग्री सेल्सियस फॉर ब्यूटारिक एसिड। ये MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है कि 63.1 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस। जो 63.1 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ये है पाल्मिटिक एसिड का, पाल्मिटिक एसिड, और जो -8 डिग्री सेल्सियस है ये हमारे पास है ब्यूटारिक एसिड का। अब आपको पता चल रहा होगा कि -8 डिग्री सेल्सियस इज़ टू लो देन दिस वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ब्यूटारिक एसिड देखें तो कार्बन कितनी है 4 और पाल्मिटिक एसिड में कार्बन कितनी है 16। तो जितनी ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। तो यही वजह है कि पाल्मिटिक एसिड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इसमें कार्बन की अमाउंट ज़्यादा है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की अमाउंट बहुत कम है। तो ये वजह है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है कार्बन की अमाउंट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंड पे लिखा होगा दे आर नॉट क्रिस्टलाइन बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ये भी आपने टर्म जो है वो याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स असाइल ग्लिसरॉल की जो हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट हमारी इसकी टर्मिनोलॉजीज जितनी भी हैं, जो नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं, वो हम जो है वो कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।